हेलो। तो क्या हाल चाल है सब लोगों के। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में कंसाइनमेंट अकाउंट्स की, जिसके बारे में मैंने बात की थी इससे पिछले अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लेक्चर में भी। उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। ठीक है। और ध्यान आपको वही रखना है जो मैंने आपको कल के लेक्चर में बोला था पॉलिटी के, कि आपको कुछ नहीं सोचना है एग्जाम किसका है, आपको कंस्ट्रक्टिव ही वे में लेके आना है। ट्रेजेडी में अपॉर्चुनिटी देखिए, जैसा मोदी जी भी बोल रहे हैं वैसा आपको करना है कि जो भी ट्रेजेडी है वो कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी लेके आती है। तो ये अगर एक ट्रेजेडी एक आपदा है तो इसमें कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी होगी, कहीं ना कहीं एक अवसर होगा अपने आप को निखारने का। ठीक है। और अगर आपने जो भी टाइम बीता है पिछले 3-4 महीने का उसको कंस्ट्रक्टिव यूज किया है, उसमें आपने पढ़ाई की है, किसी भी तरीके से आपने उसका कंस्ट्रक्टिव यूज किया है, तो उसका इफेक्ट जरूर मिलेगा, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। तो जो भी हो रहा है उसको आप पॉजिटिवली लीजिए। और ये अब सोचिए कि पहले फिर भी कोई कसर रह जाती सिलेक्शन में, लेकिन अब मुझे टाइम मिला है किसी भी वजह से, तो अब मेरा सिलेक्शन 100% होना ही चाहिए। ठीक है। चलिए तो हम बात करते हैं कंसाइनमेंट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कंसाइनमेंट ये होता है कि किसी ने अपना माल भेज दिया किसी को उसके बिहाफ पे बेचने के लिए। ये सेल नहीं किया, उसने जस्ट भेज दिया है। ठीक है। जो भेजने वाला है उसको हम कंसाइनर बोलते हैं, जो पाने वाला है उसको हम कंसाइनी बोलते हैं। इस पूरे काम को हम कंसाइनमेंट बोलते हैं। और जो अ, माल उसमें जा रहा है उसको हम गुड्स ऑन कंसाइनमेंट बोलते हैं। ठीक है। कंसाइनमेंट जो है वो सेल ऑफ गुड्स नहीं है। ठीक है। ये सिर्फ ट्रांसफर है। ट्रांसफर किसका है? पोजेशन का। रिस्क का ट्रांसफर नहीं, सिर्फ पोजेशन। एक आदमी के पास से उठ के चीजें दूसरे आदमी के पास चली गई हैं। ठीक है। रिस्क अभी भी कंसाइनर का ही है। ठीक है। जो उसका प्रोड्यूसर है जिसने भेजा है उसी का वो रिस्क है। ठीक है। कंसाइनी का इसमें कोई रिस्क नहीं है। ठीक है। तो ये सेल से बिल्कुल अलग चीज है, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए हमको इसको ध्यान रखना है। ठीक है। इसमें फिर हमने बात करी थी कि कौन कौन से इसमें इनवॉइस बनते हैं, क्या क्या तरीका होता है। तो हम मेन मेन देख लेते हैं। प्रोफोर्मा इनवॉइस क्या होता है? जो भेजने वाला बनाता है कि मैं ये चीजें भेज रहा हूँ, इस प्राइस पे भेज रहा हूँ। ठीक है। अकाउंट सेल्स पाने वाला बनाता है, कंसाइनी बनाता है कि ये मुझे मिला, ये मैंने बेचा, इतने मैंने आपको दे दी और इतने पैसे बचे हुए हैं। तो इस तरीके से पूरा वो असेसमेंट जो करता है वो अकाउंट सेल्स में करता है। उसके बाद हमने बात की थी कमीशन की। तो कमीशन जो नॉर्मल सिंपल होती है वो तो इतने सामान आप बेचोगे इतना कमीशन मिलेगा, वो तो है ही। साथ में ओवर राइडिंग कमीशन मिलती है, जो अगर आप इतना स्पेसिफिक अमाउंट बेचोगे तो आपको मिलेगी। ठीक है। इसके ऊपर से मिलेगी। जैसे कई जगह आपने देखा होगा, कई जगह टारगेट रहता है कि इतना आप बेचोगे तो इतना मिलेगा, इतना बेचोगे इतना मिलेगा। तो उसको हम बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। ठीक है। वो फिर एक स्पेसिफिक अमाउंट के आगे अगर आप जाते हो तो पूरे टोटल सेल्स पे भी वो मिलती है। ठीक है। इसके बाद डेल क्रेडिटरे कमीशन, जिसकी हमने बात की थी। अगर जो कंसाइनी है वो बैड डेट्स यानी बुरे कर्ज अगर उसने बेचे और उनसे पैसा वापस नहीं आया, उस रिस्क को अपने पे लेने को तैयार है, बैड डेट्स का जो रिस्क है वो खुद लेने को तैयार है, तो उसके एवज में जो उसको कमीशन दी जाती है उसको हम डेल क्रेडिटरे कमीशन बोलते हैं। ठीक है। अब हम आज बात करते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। तो कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इसके लिए हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, और ये नॉमिनल है, पर्सनल है, रियल है। ये बहुत पूछा जा रहा है एग्जाम में, तो ध्यान रखें कौन सा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट है, कौन सा अकाउंट रियल अकाउंट है। ठीक है। तो सबसे पहला जो अकाउंट है वो है कंसाइनमेंट अकाउंट, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि लॉसेस की हम बात करेंगे। एक होता है नॉर्मल लॉस, एक होता है एबनॉर्मल लॉस। लॉस किसका होगा, किस तरीके से काउंट होगा, उस केस में वैल्यूएशन किस तरह से काउंट होगी, तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। इसलिए कंसाइनमेंट अकाउंट जो है वो इस कंसाइनमेंट का जो ट्रांजेक्शन है इसका सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। ये किस तरह का अकाउंट है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। ये बेसिकली एक स्पेशल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी पर्टिकुलर एक कंसाइनमेंट के लिए अगर एक ही माल, एक ही क्वांटिटी का माल और एक ही तरह का माल भी दिल्ली भी जा रहा है, चेन्नई भी जा रहा है, मुंबई भी जा रहा है, तो हर जगह के लिए ये एक अलग से अकाउंट बनेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर कंसाइनमेंट का अकाउंट होता है। इससे आप निकाल सकते हो पर्टिकुलर कंसाइनमेंट में क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ठीक है। तो स्पेशल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के लिए बनाया जाता है, और ये पर्टिकुलर कंसाइनमेंट पे प्रॉफिट या लॉस जो है उसको दिखाता है। ठीक है। दूसरा अकाउंट होता है कंसाइनीज अकाउंट। तो कंसाइनी का ध्यान रखें आप, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कंसाइनर ने क्या रेट लिखी है और कंसाइनर किस रेट पे बेच रहा है, वो तो सिर्फ अपना कमीशन उसको मिलने वाला है। तो वो एक पर्सनल अकाउंट होगा, उसमें वो जो उससे संबंधित चीजें हैं कंसाइनी से संबंधित, ठीक है, वही चीजें लिखेगा कि उसने कितना पैसा दिया सिक्योरिटी के रूप में कंसाइनर को, या फिर कितना कमीशन उसको मिलने वाला, उसमें से कितना मिल गया है, कितना पैसा आने वाला, मतलब उससे रिलेटेड, पर्सनल से रिलेटेड वो लिखेगा। इसीलिए ये एक पर्सनल अकाउंट है। ठीक है।
और इसमें वो सब कुछ लिखेगा कि जो पैसा उसने नहीं दिया है, ठीक है। अगर उसने पैसा कम दिया है, जो उसके पास बैलेंस ड्यू है पूरा नहीं दिया, तो वो एक डेटर हो जाएगा, ठीक है, वो एक देनदार है। अगर उसने पैसा ज़्यादा रेमिट कर दिया है कंसाइनर को, तो वो एक क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। तो वो किसी भी साइड में रहे, वो अपने से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो लिखेगा, इसीलिए एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। अगर वो ज़्यादा दे देता है तो वो क्रेडिटर हो जाएगा, अगर वो कम देता है तो वो डेटर रहेगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। तो ये गुड्स का अकाउंट है, ठीक है, गुड्स का अकाउंट है, इसलिए एक रियल अकाउंट है ये, ठीक है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कैसा अकाउंट है, ये एक रियल अकाउंट है, ठीक है। बाद में किस तरह से बंद इसको हम करते हैं, ट्रांसफरिंग इट्स बैलेंस टू परचेज अकाउंट, ठीक है। तो इसका जो बैलेंस है उसको पूरा परचेजेस अकाउंट में हम ट्रांसफर करके इसको बंद करते हैं। और कभी कभी ये क्रेडिट साइड में भी ट्रांसफर कर सकते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के, ठीक है। तो परचेज अकाउंट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड में इसको हम दिखा के बंद कर देते हैं पूरे टाइम जब ये रहता है। तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एक कैसा अकाउंट है, ये एक रियल अकाउंट है, ठीक है। तो जैसा मैंने आपसे बात करी कि ये पर्टिकुलर कंसाइनमेंट के हिसाब से होंगे, ठीक है। उनमें प्रॉफिट एंड लॉस पर्टिकुलर देखना तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट से देखेंगे, कंसाइनी को अपना देखना है तो वो कंसाइनीज अकाउंट से देखेगा, इसलिए पर्सनल अकाउंट है। और गुड्स की अगर हम बात करेंगे तो वो होगा रियल अकाउंट है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट इस नाम से, ठीक है। अब इसकी जो प्राइसिंग है, कंसाइनर जो कंसाइनी को भेज रहा है कंसाइनमेंट, उसकी वो प्राइसिंग किस तरह से कर सकता है, दो तरीके से कर सकता है। एक वो कर सकता है कॉस्ट प्राइस पे, यानी जितना उसको पड़ा है। दूसरा वो कर सकता है इनवॉइस प्राइस, यानी उससे कुछ हायर प्राइस पे, ठीक है। कंसाइनी को तो इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंसाइनी को जो भी कमीशन सेट करेगा उतना ही मिलना है, ठीक है। इसलिए दोनों ही पे भेज सकता है। कॉस्ट प्राइस पे भेजेगा तो जो उसके अगर 2 रुपए की पड़ी उतना ही इनवॉइस में लिखेगा और उसको बता देगा कि कितने प्रॉफिट से बेचना है, यानी किस रेट पे आपको बेचना है, वो उसको मेंशन कर देगा, ठीक है। लेकिन जब वो बढ़ा के देगा, ठीक है, तो उसमें जो भेजने वाला है उसका फायदा है, ठीक है। उसके क्या क्या फायदे हैं कि वो अपना जो बेनिफिट है वो कंसाइनी से छुपा सकता है, क्योंकि उसने पहले से ही प्राइस बढ़ा के भेजा है, तो कभी भी कंसाइनी नहीं निकाल पाएगा कि उसका एक्चुअल प्रॉफिट कंसाइनर का कितना हो रहा है। दूसरा वो क्या कर सकता है कि वो कह सकता है कि सीधे आप जो है इनवॉइस प्राइस जो मैंने दी है, मान लीजिए 8 रुपए की कॉस्ट थी, उसने 10 रुपए ही इनवॉइस में भेजा है, तो वो कह सकता है कि आप 10 रुपए पे ही इसको बेचिए, ठीक है। उसमें कुछ कंसाइनी को नहीं पता लग रहा है, उसको सिर्फ बेचना है। और इससे ये हो जाएगा कि इनवॉइस प्राइस पे ही वो उसको बेचने के लिए बोल देगा। तो जो डिफरेंट प्राइस अगर चार्ज कर रहा है जो कंसाइनी है, वो बीच में से अपना भी मार्जिन वहां निकाल रहा है, तो उसको पता लग जाएगा, क्योंकि इनवॉइस प्राइस जो उसने भेजी है उसी पे उसको बेचने के लिए उसने बोला है। तीसरा क्या होगा कि जो कीमतें हैं उसके माल की, उस पर कंट्रोल करना उसके लिए ज्यादा आसान है, क्योंकि उसने पहले ही प्राइस बढ़ा दी है, पहले ही अपना प्रॉफिट मार्जिन उसने निकाल लिया है। तो कंसाइनी अगर जिस भी रेट पे बेचेगा उसको पता भी लग जाएगा और चोरी भी पकड़ सकता है। और दूसरा उसका प्रॉफिट सिक्योर है, वो जो प्राइस पे कंट्रोल है वो आराम से कर सकता है। तो इन कुछ फायदों की वजह से ज्यादातर जो रेट्स हैं, प्राइस है, वो हायर ही रखता है कंसाइनर, ठीक है। ये ध्यान रखें कि कंसाइनी को इससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। कंसाइनी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेट उसको बढ़ा के भेज रहे हैं या कम करके भेज रहे हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। तो मैंने पिछले लेक्चर में डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको बताए थे। उस टाइम ये बताया था कि ये इंपॉर्टेंट कब होंगे, जब हम वैल्यूएशन करेंगे अनसोल्ड स्टॉक का। यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक बोला जा रहा है जो हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग होती है उसमें हम क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं, यानी बचा हुआ माल लास्ट में, सीधी भाषा में बोलो तो बचा हुआ माल। यहाँ पे अनसोल्ड स्टॉक है क्योंकि बच गया है, ठीक है। अब वो बिका नहीं है इसलिए उसको अनसोल्ड स्टॉक कह रहे हैं। नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट में हम इसको कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब हमको उसकी वैल्यूएशन करनी है, तो इसकी वैल्यूएशन के लिए हमें ध्यान रखेंगे कि जो हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल अकाउंटिंग का, कि जो भी आपके पास माल है उसकी कीमत आपको कम से कम रखनी है। तो चाहे कॉस्ट प्राइस हो चाहे मार्केट प्राइस हो, जो कम हो, ठीक है। मार्केट प्राइस अगर कॉस्ट प्राइस से भी कम है, मंदी चल रही जो भी है, तो उस पर करेंगे हम। जो भी दोनों में से कम हो, विच एवर इज लेसर, ठीक है, दोनों में से जो कम हो उस पर हम उसका कैलकुलेट करेंगे। और इसमें हम कौन कौन सी कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे, एक करेंगे कॉस्ट प्राइस को और एक करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ठीक है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, तो चाहे कंसाइनर के हो या कंसाइनी हो, जब तक माल कंसाइनी के गोदाम में नहीं आ जाता, कंसाइनी ने भेजा और कंसाइनी ने लिया, और वो फ्राइट कैरेज यानी आने का जाने का लोडिंग अपलोडिंग जो भी है वो सारा जब तक उसके गोदाम में नहीं आ जाता तब तक का जितना भी खर्चा होता है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं।
वही सिर्फ जो वैल्यूएशन करोगे आप स्टॉक की, उसमें जोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट प्राइस, यानी पर्टिकुलर यूनिट के हिसाब से आप कॉस्ट प्राइस बांट लीजिए, और प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस टोटल हुआ उसको आप यूनिट के हिसाब से बांट लीजिए। ठीक है, इतना ही आप सिर्फ करोगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या क्या आता है, मैंने आपको बताया कि जब तक गोडाउन में नहीं पहुंच जाता तब तक के सारे जैसे कैरेज चार्जेस, फ्राइट, ऑक्ट्रो बीच में अगर आप देते हो हाईवे पे, ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी, जो भी कुछ आप देते हो, कंसाइनर दे या कंसाइनी दे, जब तक माल गोदाम में नहीं पहुंच जाता, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यही लिए जाएंगे। कौन से नहीं लिए जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, जो गोडाउन में रख दिया उसके बाद के जो खर्चे हैं, जैसे गोडाउन रेंट है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस ऑफ गोडाउन, ऐसे जो भी खर्चे हैं जो कंसाइनी के, उसने दुकान ले रखी है, दुकान का किराया उस पर लड़का रख रखा है, जो भी उसका ऐसा खर्चा है जो कंसाइनी का है, माल उसके गोदाम में आ गया उसके बाद में, ठीक है, उसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। इसलिए जो भी जब भी हम वैल्यूएशन करेंगे अनसोल्ड स्टॉक की, तो हमको दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला कि हम इसमें इंक्लूड करेंगे कॉस्ट प्राइस को और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को नहीं करेंगे। दूसरा हमको क्या ध्यान रखना है कि जो भी कॉस्ट जो भी फंडामेंटल प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का, कि वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक हमेशा की जाती है कम वाले से। अपने पास जो चीजें हैं उनको आप कम से कम रखोगे, ताकि बैलेंस शीट में आपका फेक प्रॉफिट ना दिखे, ठीक है, जिसके बारे में हमने पहले ही बात की है कि गलत अगर प्रॉफिट दिख गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। अगर गलत आपका खर्चा दिख जाएगा, गलत लॉस दिख जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गलत प्रॉफिट नहीं दिखना चाहिए, ये पहला नियम है। तो उसके हिसाब से हम जो है मार्केट प्राइस हो या फिर कॉस्ट प्राइस हो, जो भी लोअर हो उस पर कैलकुलेट करेंगे और उसमें इंक्लूड करेंगे कॉस्ट प्राइस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लॉस ऑफ स्टॉक की। तो लॉस ऑफ स्टॉक यानी स्टॉक आपका गायब हो गया, उस पर आपको नुकसान हो गया, वो किसी भी तरीके से हो सकता है। मान लीजिए आपका पेरिशेबल आइटम है जो गोदाम में रखे रखे खराब हो गया, तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। और थेफ्ट या आगजनी, मतलब आग लग गई, चोरी हो गई, कुछ इस तरह का जो कभी कभी घटनाएं होती है, एक्सीडेंटल है, उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। तो लॉस दो तरह के होते हैं, नॉर्मल और एबनॉर्मल, और इनकी कैसे कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे, कैसे कैसे इनको डील किया जाएगा, इस बारे में बात करते हैं। तो लॉस ऑफ स्टॉक जो है वो हो सकता है किसी भी समय बिफोर और आफ्टर टेकिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स बाय द कंसाइनी, ठीक है, चाहे कंसाइनी के डिलीवरी लेने से पहले हो सकता है, बाद में हो सकता है, और इट में अकर एट द गोडाउन ऑफ द कंसाइनी, कंसाइनी के गोडाउन में हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल तरह का हो सकता है और एबनॉर्मल तरह का हो सकता है। नॉर्मल तरह का कौन सा है, जो ड्यू टू इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, ड्राइंग, मतलब सूख गया, वाष्पीकरण हो गया, जो भी उसमें मतलब दिक्कत हो गई, मतलब सब्जी खराब हो गई, जो भी दिक्कत हो गई, पेरिशेबल है, खराब होने वाली चीजें खराब हो गई, तो इस तरह का जो नॉर्मल लॉस है, अंडे हैं मान लीजिए टूट गए, जो मतलब लगता है कि इतना हो गई, तो वो तो आ जाएगा नॉर्मल लॉस में। लेकिन जो एक्सीडेंटल या थेफ्ट, फायर, जो भी इस तरह का है जो कभी कभी होता है, उसको हम काउंट करेंगे एबनॉर्मल लॉस में। एबनॉर्मल लॉस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखें। ठीक है, तो नॉर्मल लॉस जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता। इन दोनों को आपको सेपरेटली अलग से समझना है। नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, तो आप समझ गए। अब इनको दिखाना किधर है, ठीक है, तो नॉर्मल लॉस जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं दिखाया जाता, एबनॉर्मल लॉस दिखाया जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि जो नॉर्मल लॉस है उसको आप इंक्लूड कर दोगे वैल्यू ऑफ गुड्स में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली कि जो भी हमारे पास आई थी खराब हो गई, उनको हटा देंगे, और जो बची हुई चीजें हैं उनकी रेट उस तरीके से बढ़ा दी जाएगी। तो इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में ना दिखाते हुए हम क्या करेंगे नॉर्मल लॉस को, कि मान लीजिए जो भी अंडे बचे हैं या जो सब्जियां बची हैं उनकी रेट उस हिसाब से बढ़ा दी जाएगी। तो सीधे सीधे ये कस्टमर पे डाल दी जाएगी, ये किसी के पास नहीं जाएगी, मीन्स किसी को इससे दिक्कत नहीं होगी, ना कंसाइनर को ना कंसाइनी को। जो भी लॉस हो गया उस लॉस को हम उसका प्रोपोर्शनेट, उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, वही जो कॉस्ट प्राइस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन दोनों को जोड़ के हम उस प्राइस को जो खराब हो गए उनकी बढ़ा देंगे यूनिट प्राइस में जो बचा हुआ मटेरियल है। ठीक है, इस तरीके से इसको डील किया जाता है। प्रपोर्शन ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स सेंट विच नंबर ऑफ यूनिट्स इन हैंड बियर टू टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स एज डिमिनिश्ड बाय लॉस। ठीक है, तो एक्चुअली रिसीव्ड बाय द कंसाइनी, इन शॉर्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट बिकम्स कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड। यानी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट है वो बन जाती है कॉस्ट ऑफ गुड्स रिसीव्ड। यानी जो मैंने आपको बताया हिंदी में वही बात है कि जो चीजें वहां से भेजी गई थी वो चीजें हमारे पास आई हैं, खराब हो गई, तो हम जो सेंट की कीमत है, मान लीजिए 100 रुपए के आपने 100
कुछ भेजा था, कोई कॉफ़ी थी, कुछ भी था, वो 100 रुपए के 100 वहाँ से चले थे, लेकिन यहाँ पे वो खराब हो गए 20 और 80 ही बचे। तो 100 रुपए के चले थे, आप आगे भी 100 रुपए ही उसको काउंट करोगे, तो अब 80 को आप 100 काउंट करोगे, ठीक है। 80 जो चीजें बची हैं वही 100 रुपए की हैं, फिर उस पर आप प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाओगे। तो इस तरीके से नॉर्मल लॉस को डील किया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि जो खराब हो गया उसका पैसा हम सीधे सीधे जोड़ देंगे जो बचे हुए हैं, और उसी तरीके से आगे चलेंगे। सबके पास ऐसा ही होता होगा, इसलिए जो कीमतें हैं वो लगभग एक जैसी आ जाएंगी। नॉर्मल लॉस हमेशा होते हैं, इनको डील इसी तरीके से किया जाएगा। जो भी चीजें खराब हो गई उनको जोड़ दिया जाएगा जो बची हुई चीजें हैं उनमें, ठीक है। अब बात करते हैं एबनॉर्मल लॉस की। तो एबनॉर्मल लॉस जो है वो कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाया जाता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में उसको क्रेडिट किया जाता है, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस का जो अकाउंट है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करके उसको बंद किया जाता है। यानी ये ध्यान रखें, एबनॉर्मल लॉस को कहाँ दिखाया जाता है? एबनॉर्मल लॉस को दिखाया जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट में, ठीक है। इसको क्रेडिट किया जाता है कंसाइनमेंट अकाउंट में, और किसमें किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो एबनॉर्मल लॉस है इसको हम क्यों दिखाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में? ताकि हम पर्टिकुलर कंसाइनमेंट में निकाल सकें कि एक्चुअली हमको प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है वो कितना हुआ है। अगर इसको हम नहीं नोटिस करेंगे तो हमको एक्चुअल प्रॉफिट लॉस पता नहीं लगेगा, क्योंकि ये कभी कभी होने वाली घटना है, इसको हमको लेना जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसको डील करने का तरीका वही है जो हमारा नॉर्मल लॉस का था। जो बची हुई चीजें हैं उनमें आप बढ़ा दोगे, फर्क सिर्फ इतना आएगा कि वो तो खराब हो गई तो आपको उनको बढ़ाना ही था एज इट इज। जब हम एबनॉर्मल लॉस के लिए कैलकुलेशन करेंगे कि जो यूनिट प्राइस है बचे हुए की वो हमको किस तरह से बढ़ाना है, तो उसमें हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर स्टेजेस होती हैं, यानी जब भी उनकी चोरी हुई, आग लगी, जब भी वो चीजें बर्बाद हुई हैं एबनॉर्मल रीजन से, तब तक का उनका कॉस्ट उसमें जोड़ा जाएगा। नॉर्मल तो आ गई, खराब हो गई, कभी भी वो खराब ही हो गई, उनको एज इट इज जोड़ना ही था। लेकिन एबनॉर्मल लॉस में ध्यान रखना है कि जो चीजें आई थी वो जब तक रही तब तक का हम उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसमें ऐड करेंगे, ठीक है। कॉस्ट तो ऐड करनी है, साथ में जिस स्टेज तक वो रहे हैं, जिस दिन तक वो रहे हैं, डेट ऑफ लॉस तक हम उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस इंक्लूड करेंगे, और वो मिला के हम उन दोनों को मिला के जो कॉस्ट आएगी उतनी हम बढ़ा देंगे बचे हुए हमारे जो प्रोडक्ट हैं उसमें। तो डील करने का तरीका दोनों को एक जैसा है, लेकिन ध्यान ही रखना नॉर्मल लॉस आप कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं दिखाते, एबनॉर्मल लॉस आप कंसाइनमेंट अकाउंट में दिखाते हो। नॉर्मल लॉस एज इट इज आप ऐड कर दोगे। एबनॉर्मल लॉस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप उसको ऐड करोगे तो डेट ऑफ लॉस तक आप उसको लेके ऐड करोगे। डेट ऑफ लॉस तक जो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो सब उसमें ऐड किया जाएगा। लास्टली हम देखते हैं कंसाइनीज बुक को, बुक्स ऑफ कंसाइनी। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कंसाइनी कोई भी चीज परचेज नहीं करता, ठीक है। कंसाइनी सिर्फ बेच रहा है किसी के बिहाफ पे, उसका काम है गुड्स को बेचना एक पर्टिकुलर कमीशन के आधार पे, ठीक है। तो कोई भी एंट्री उसको सीधे इफेक्ट नहीं करती है, प्रॉफिट लॉस या मतलब नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, कुछ भी उसका नहीं है, सीधे कंसाइनर का है। इसलिए वो अपनी बुक में कौन सी एंट्रीज करेगा जो उसको सीधे इफेक्ट करती हैं, पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। तो जो उसको सीधे इफेक्ट करती हैं सिर्फ वही वो लिखेगा, जैसे उसने कितना पैसा दे दिया है, ठीक है, कितना पैसा आना बाकी है, कितनी सेल्स उसने की है, कितना कमीशन उसने कमाया है, कितना मिल गया, कितना नहीं मिला है, डेल क्रेडिट कमीशन, ठीक है, या फिर उसको ओवरराइडिंग कमीशन, ये सब ही वो चीज़ें लिखेगा जो उसके काम की हैं। और फिर से वही बात है कि जो भी प्राइस उसको मिली है, इनवॉइस प्राइस जो है वो हायर है नॉर्मल प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से, या फिर उतनी ही है, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे उसको कोई मतलब नहीं है। बुक्स ऑफ कंसाइनी में आपको वही चीजें मिलेंगी जो उसको पर्टिकुलर पर्सनली इफेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट है, जिसमें हमने देखा कि जो प्रोफोर्मा इनवॉइस है, ये हम टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं फिर से क्योंकि टर्म्स ही पूछे जा रहे हैं। तो प्रोफोर्मा इनवॉइस जो है वो कंसाइनर बनाता है, ठीक है। अकाउंट सेल जो है वो कंसाइनी बनाता है। इस डिस्पैच ऑफ गुड्स को हम कंसाइनमेंट बोलते हैं। डेल क्रेडिट कमीशन जो होती है वो आपको दी जाती है। ज़्यादा आप लॉस जो बैड डेट्स है उसको आप अगर टैकल कर रहे हो अपने स्तर पे, ठीक है, अपने लेवल पे, तो दी जाती है वो। ओवरराइडिंग कमीशन आपको कब दी जाती है? जब आप पर्टिकुलर अमाउंट है या जो भी वो स्पेसिफाई करेगा कंसाइनर, उससे ज़्यादा आप सेल कर देते हो तब आपको दी जाती है। टोटल सेल्स पे भी काउंट की जा सकती है, ठीक है।
जो कंसाइनमेंट अकाउंट है वो आपका नॉमिनल अकाउंट है, जो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट है वो आपका रियल अकाउंट है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से पढ़ें, नोट्स बनाएं। जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर अवेलेबल हो जाएगी। और लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।